हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा साठ और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है, हम अपने लास्ट लेक्चर में क्लास 11 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या हो गई थी, डिस्कवरी हो गई थी, तो साइंटिस्ट ने इनके अरेंजिंग पर क्या की बात की। तो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजिंग पर और न्यूट्रॉन के अरेंजिंग पर बहुत सारे मॉडल आए डिस्ट्रीब्यूशन पर, लेकिन जो हमारा फर्स्ट मॉडल था वो था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो फर्स्ट मॉडल आया था अरेंजिंग के बारे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, तो जब तक हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये हमारा जो थॉमसन मॉडल था वो प्रपोज भी किया गया था 1898 में बाय जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन का फुल नेम क्या था? जोसेफ जॉन थॉमसन। उन्होंने फर्स्ट जो हमारा मॉडल ऑफ एन एटम की किसके अरेंजिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अरेंजिंग पर जो दिया था वो था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो इसी को हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया था, उन्हीं के नाम पर क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडल हमारा क्या था, इन्होंने बताया जो हमारा एटम है वो क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है वो? एक पॉजिटिव स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं उसमें, एम्बेडेड रहते हैं। तो इन्होंने इस मॉडल की जो कंपेयर की थी वो किससे की थी? वाटरमेलन से। इन्होंने बताया कि जैसे वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है वो तो हमारा क्या है, पॉजिटिव स्फीयर, और जो उसमें सीड्स हैं वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो क्या रहते हैं उसमें धसे हुए रहते हैं। तो उन्होंने वाटरमेलन से किसकी जो उन्होंने मॉडल दिया था ऑफ एन एटम का, उससे क्या की, कंपेयर की। जो उसका रेड पार्ट है वो क्या है हमारा एटॉमिक पॉजिटिव स्फीयर, एंड जो सीड्स है वो क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। ये मॉडल हमारा कौन सा है? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। और इनके मॉडल का जो इम्पोर्टेंट दिस मॉडल, केवल इस मॉडल ने क्या बताया कि जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ऑफ एन एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो और इन्होंने जो अपने मॉडल की इसको और भी नाम से बुलाते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से, रेजिन मॉडल के नाम से, या वाटरमेलन मॉडल के नाम से। और फिर ये आगे चलकर क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका रीजन क्या था, ये फेल हो गया, इसका रीजन था ड्रॉबैक ऑफ द ये मॉडल जो था हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसमें क्या हो गया, ये मॉडल फेल हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये इसको हम और भी नाम से बुलाते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो हमारा जो हमारे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, जब हमारा किसका थॉमसन का मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था, तब हमारे रदरफोर्ड और उनके को-वर्कर्स ने एटम के स्ट्रक्चर पर क्या किया, वर्क किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, जो हमें मटेरियल उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो उसकी जो हमारे मटेरियल थे हमें करने के लिए कौन कौन से चाहिए। फर्स्ट था हमारा थिन गोल्ड फॉइल। तो एक हमें क्या चाहिए थी, गोल्ड की फॉइल चाहिए थी। तो उन्होंने गोल्ड मेटल ही क्यों यूज किया, दूसरा मेटल को यूज क्यों नहीं किया? तो गोल्ड उन्होंने मेटल इसलिए यूज किया तो उन्हें पता है कि गोल्ड की जो मेबिलिटी है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो उन्होंने इसलिए क्या यूज किया, गोल्ड यूज किया। दूसरा उन्होंने यूज किया लेड चैम्बर। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, मटेरियल रिक्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट वो थी क्या, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, लेड का चैम्बर। अब लेड का चैम्बर ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि दूसरे का क्यों नहीं? लेड का चैम्बर इसलिए उन्होंने यूज किया, जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनसे क्या अल्फा बीटा या गामा रेज निकलती है, उनसे कोई भी हार्म ना हो, उनसे कोई भी
हार्म ना हो, और उन लेड क्या उनको सील्ड कर लेगा या उनको रोक के रखेगा, उनको बाहर नहीं जाने देगा रेज को, या कवर अप कर लेगा। उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, लेड चैम्बर यूज किया। फिर जो थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट थी वो थी रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। रेडियो एक्टिव सबस्टेंस ही उन्होंने रेडियम या पोलोनियम, उन्होंने दो यूज किए। वो क्यों यूज किए, रेडियम और पोलोनियम इसमें यूज किए कि इनसे क्या है, हमारे अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो इसलिए उन्होंने कौन से यूज किए, रेडियम और पोलोनियम। अब हमारा जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी वो थी कोई भी फ्लोरोसेंट यूज करना अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने कौन सा यूज किया, उन्होंने यूज किया जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड की एक क्या लगा दी, स्क्रीन लगा दी। एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि हमारे अल्फा पार्टिकल और हीलियम हम क्या अल्फा पार्टिकल सभी लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, हीलियम एटम ही लिख देते हैं। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स में और हीलियम एटम में हमारा क्या डिफरेंस है, जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये 2 पॉजिटिव, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में केवल किससे हम डोनेट कर देते हैं, हीलियम एटम से। या हम लिखेंगे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स के लिए कि 2 पॉजिटिव, की अल्फा जो पार्टिकल्स हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन हमारा जो हीलियम एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उनका अब एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लगाया, एक रेडियो पार्टिकल सोर्स। अल्फा पार्टिकल सोर्स मतलब जहां से कोई भी हम क्या रख देंगे, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रख दे, और उससे क्या अल्फा पार्टिकल्स क्या होते रहे कि रेस निकलती रहे। तो फिर उनके बाद उन्होंने किससे, लेड शील्ड से क्या कर दिया, कवर अप कर दिया कि जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है वो इधर उधर ना जाए। लेड शील्ड क्या उसको कवर अप करती रहे। फिर उन्होंने एक गोल्ड की क्या रख दी, फॉइल रख दी। जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स था वो किस पे, गोल्ड की फॉइल पे जाकर क्या कर रहा था, टकरा रहा था। तो और हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और एक जिंक सल्फाइड, हमने बताया अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था उससे ऑब्जर्वेशन किया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99% पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब इस गोल्ड फॉइल से 99% जो थी हमारे अल्फा पार्टिकल्स वो सीधे निकल गए विदाउट डिफ्लेक्टेड हुए, वो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं हुए। बट ए स्मॉल फ्रैक्शन, सेकंड क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड। मतलब जो कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, हमारे स्मॉल एंगल पर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल। और थर्ड जो उन्होंने हमारा इससे ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने देखा कि वेरी फ्यू जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास्ड थ्रू नहीं हुए, वो जिस डायरेक्शन से आए थे वो उसी डायरेक्शन में क्या वापस चले गए। तो जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या 3 पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट से क्या किए, ऑब्जर्व किए कि फर्स्ट वही कि कुछ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल अनडिफेक्टेड हुए सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो हमारे पार्टिकल थे जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में वापस चले गए। नेक्स्ट हमारा आता है रदरफोर्ड एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन एज फॉलोज। जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया और उनको कैसे एक्सप्लेन किया उनके बारे में। तो क्या था ये हमारा, कोई भी अगर हम मानते हैं एटम है और ये क्या था हमारा कोई भी गोल्ड की फॉइल वगैरह थी, तो क्या हुआ था कि हमारे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, अनडिफेक्टेड किए हुए क्या निकल गए थे, सीधे निकल गए थे। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ था, स्मॉल एंगल पर क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, और कुछ हमारे पार्टिकल्स क्या हो गए थे, बाउंसिंग बैक हो गए थे, जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में आ गए थे। तो फर्स्ट था हमारा क्या, सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफेक्टेड, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या अनडिफेक्टेड किए हुए कैसे सीधे निकल गए थे, वो डिफ्लेक्टेड नहीं हुए थे।
तो इनसे अनुमान रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया, देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। उन्होंने इससे अनुमान लगाया कि एटम के बीच में ज्यादा स्पेस क्या है, वो एम्प्टी है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास्ड मतलब अनडिफ्लेक्टेड हुए निकल गए हैं, कि वो किसी भी एंगल पर क्या हुए, डिफ्लेक्टेड नहीं हुए। दूसरा हमारा क्या था कि हमारे जो कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, स्मॉल एंगल पर क्या हुए, डिफ्लेक्टेड हुए। तो उनसे रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि अल्फा पार्टिकल्स है पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव कंसीडर्ड मास, कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हमारा चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और उसमें मास भी होता है। तो कोई ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसा बीच में है जिससे वो टकराया, कि वो दूसरा भी क्या है कि उसमें भी क्या है, कुछ मास प्रेजेंट है, जिससे क्या हुआ वो, और उसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कि वो दोनों अगर अल्फा पार्टिकल्स और वो दूसरा जो हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है, क्या दोनों जब एक दूसरे से क्या हुए, टकराए, तो क्या हुआ कि एक दूसरे से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गए, रिपल्सन हो गए, जिसकी वजह से वो स्मॉल एंगल्स पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो सेकंड हमारा क्या था, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल, इट मींस देयर इज ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट, कि जिसकी वजह से दूसरा भी क्या है, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और उस पे भी कुछ मास है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और कुछ मास है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से थोड़ा टकराए और रिपल्सन हो गए। तो अब जो हमारा, अब हमें क्या मिल गया कि एटम क्या है, वो हमारा ज्यादातर एटम का पार्ट क्या है, वो एम्प्टी है, और दूसरा कुछ ऐसी चीज है हमारे एटम के बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें क्या है, और उसमें कुछ मास है, लेकिन कुछ ही मतलब वेरी स्मॉल प्रेजेंट है। और जो थर्ड था हमारा, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, हमारे बाउंसिंग बैक हो गए। तो ये है हमारा थर्ड, द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द फॉइल। बेयर एक्सप्लेन कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल्स का सेकंड में क्या था कि उनका थोड़ा सा जो पार्ट है उसका साइड से क्या हुआ होगा, थोड़ा सा क्या होंगे टकराए होंगे, जिसकी वजह से क्या वो स्मॉल कॉलिजन हुआ और जिससे क्या हो गया, वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। जो थर्ड था, तो वो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट जो हमारा था, पार्टिकल जो बीच में प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज और जिसमें मास है, वो डायरेक्ट कॉलिजन किया होगा और वो क्या हो गए होंगे, बाउंसिंग बैक। कॉलिजन के कारण वो बाउंसिंग बैक आ गए, वो अपनी ही डायरेक्शन में लौटे। तो इससे क्या निष्कर्ष, इस सब पॉइंटों से हमें पता चला कि हमारे जो एटम के बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज और जिसमें क्या है वो मास, जिसमें क्या है मास है और स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। रदरफोर्ड के द्वारा हमारी किसकी डिस्कवरी की गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई और हमने इससे अनुमान लगाया कि वो हमारे एटम के किसमें है, वो सेंटर में है, प्रेजेंट है। जो हमारे एटम के सेंटर में प्रेजेंट है हम उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन निकाले वो निकाला, द पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी मास which occupies only a small volume in an atom is called nucleus। जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, हैवी मास, और क्या है वो हैवी मास है और स्मॉल एंगल को क्या ऑक्युपाई क्या है, वो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद होने के बाद जो हमारे रदरफोर्ड ने, उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम मॉडल क्या है, प्रपोज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसके मेन फीचर्स हमारे क्या क्या थे, तो उसका फर्स्ट जो हमारा फीचर था वो था, मेन फीचर था, इन एन एटम, किसी भी एटम में the entire mass and the positive charge is concentrated in a very small region।
पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेटेड रहता है इन ए स्मॉल एक स्मॉल रीजन में एट द सेंटर और सेंटर में, तो उसको हम क्या इज नॉन एज न्यूक्लियर और न्यूक्लियस, और उसको हम क्या कहकर बुलाते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहकर बुलाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था वो था द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन। जो हमारा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, वो हमारा प्रोटॉन की वजह से प्रेजेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। जो हमारा प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड होगा वो किसी भी एटम पर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, वो डिफरेंट एटम्स के लिए वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या सराउंडेड है, विच बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है न्यूक्लियस पे, जिसके कारण क्या हो जाती है द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रुका हुआ नहीं है, बट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो लगातार क्या है वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता रहता है एट वेरी हाई स्पीड, और एक बहुत हाई स्पीड से। और रदरफोर्ड ने इस चीज को सोलर जो सिस्टम है उससे क्या किया था, कनेक्ट कर दिया था कि हमारा क्या है, जैसे कि सन के अराउंड हमारे प्लैनेट क्या है रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उसी तरह क्या है हमारा न्यूक्लियस के अराउंड क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है एट ए वेरी और बहुत हाई स्पीड से। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है हमारे एक स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या बंधे हुए हैं, हेल्ड टुगेदर हैं या एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी। जो एटम के बीच जो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारा क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उसके बीच ज्यादातर पार्ट क्या है वो हमारा खाली है। ये थे हमारे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के मेन फीचर्स। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो हमारे रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल क्यों हो गया, तो उसका पहला पॉइंट था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए हमारा रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया वो फेल हो गया। तो हमारा एक हमारी जो थ्योरी थी वो थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के अलाउंग कोई भी हमारा अपोजिट क्या नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव अराउंड रिवॉल्विंग करता है, तो वो क्या करता है रिवॉल्विंग करता है, तो क्या वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली क्या करता है एनर्जी का लॉस करता है। तो एनर्जी का लॉस करता है तो वो क्या वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी कम होती जाएगी, और वो क्या हमारे सेंटर में आकर क्या हो जाएगा वो गिर जाएगा। तो वही वर्क हमारा एटम पे किया कि हमारा जो एटम में पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या रेगुलरली क्या एनर्जी का लॉस कर रहे हैं, तो एनर्जी का लॉस कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा वो कहाँ न्यूक्लियस में आकर क्या करे गिर जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा एटम क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज को हमारे रदरफोर्ड क्या थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि हमने देखा ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाए, न्यूक्लियस में आकर गिर गया तो हमारा क्या एटम क्या हो जाएगा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो
एनर्जी का लॉस भी कर रहा है और रेगुलरली रिवॉल्विंग क्यों कर रहा है, तो इसलिए हमारा रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, वो फेल हो गया। सेकंड है इट कुड नॉट एक्सप्लेन, कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए हमारा रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया, वो फेल हो गया।